बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया जिंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना भी दिलवाई जा रही है। थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ आऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो उस इंटरव्यू के साथ तो मैं आपके सामने हूँ, मगर उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस इंटरव्यू का तारुफ कराना चाहता हूँ कि कौन मेरे साथ है। मेरे साथ तो डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम रसूल है, जो एक बहुत बड़े नामवर पाकिस्तानी साइकाट्रिस्ट हैं और साइकाट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इस इंटरव्यू में मैंने असल में उजागर ये करने की कोशिश की है कि यहाँ मसाइल जो है जो आपको मीडिया पेश करता है वो नहीं है, जो यहाँ हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या निकल रहा है। ये गैस के बिल, ये बिजली के बिल, ये महंगाई, ये अफरा तफरी, ये जराइम यहाँ किन मसाइल को जन्म दे रहे हैं और इसमें रियासत कहाँ है, हुकूमत कहाँ है और आप खुद कहाँ है। ठीक है, रियासत चलाने के लिए आसमान से लोग नहीं आते, विदिन जोग्राफिया जो लोग होते हैं वही चलाते हैं। और ये कहना कि ये खराब है वो खराब है, असल में हमें ये जिम्मेदारी उठाना होगी कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। हम सब ही मिलकर इस सियासत को चला रहे हैं ना। मुझसे मुराद, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मगर मेरे रिलेटिव हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, शहरदार हैं, मोहल्ले वाले हैं। तो इस इंटरव्यू से आपको एक लर्निंग ये मिलेगी कि जो मीडिया पे आपको नजर आ रहा है, जो बहस हो रहे हैं कि आज जजों की एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी और जो जजों को धमकियां दी जा रही हैं और उस पर सुओ मोटिव जो हुआ है उस पर अदालत क्या फैसला करेगी और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है मामला को दुरुस्त कर लेगी कि नहीं कर लेगी। जो मामला है उस तरफ तो किसी की निगाह ही नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट होती जा रही है और आने वाले दिनों में ये मामलात इस रियासत को कहाँ ले जाएंगे। बाकी जो कुछ है वो डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम रसूल की जबानी सुनिए तो आपको ज्यादा एहसास होगा, ज्यादा अंदाजा होगा कि आज का पाकिस्तान और आज के अवाम और आज की हुकूमत रियासत खड़े कहाँ है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर प्रोफेसर। डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू माय शो। डॉक्टर, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जी ये जो साइकाट्री एसोसिएशन है इसकी बॉडी को थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस अगर कर दे कि इसकी मेंबरशिप कितनी है और इसका ग्राउंड पर वर्क क्या है और इसकी जरूरत क्या है। आप कुछ देर के लिए 4-5 सेकंड के लिए जो ना आपका आवाज जा चुका था, इसलिए वो फिक्र जो ना मैंने सुनाई दीजिए। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपका अब आ रही है आपको सही? अभी क्लियर है जी। मतलब अगर इन द बिगिनिंग आप साइकाट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कर दे, इसकी मेंबरशिप, इसका जो थॉट है और इसका ग्राउंड पर क्या वर्क है उसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे, देन विल बी गो अहेड। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आप और आपके पूरे अथॉरिटीज का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, और मैं एक अपनी जो पूरे पाकिस्तान में सेक्रेटरी जो फर्टर्निटी है उसका गुज़श्ता 1 साल से प्रेसिडेंट भी हूं। और
उनका मेंबरशिप जो है मैं गुज़श्ता कोई 22 साल से मैं एज ए परमानेंट मेंबर के तौर पे भी काम करता आ रहा हूँ। ये इस तरह से है कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, एक नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ के तौर पे, और ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें वो साइकेट्री जो की बिरादरी है उनके लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। आप सबको मालूम है कि 4 बड़े पिलर होते हैं किसी भी प्रोफेशनल इदारे के। उसके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग्स वगैरह और इक्विपमेंट्स, और साथ साथ सर्विसेज जो ना, ये 4 चीजें होती हैं। यहाँ पर हम भी पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के हवाले से एक पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त साइकेट्रिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के उनके पास क्वालिफिकेशन हो, ये उनका एक और वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान में। हमारी मेंबरशिप जो है इस वक्त जो है वो 600 प्लस जो है वो हमारे रेगुलर मेंबर हैं, और उनमें हर 2 साल के बाद मुख्तलिफ न्यू कैबिनेट्स बनते हैं और इलेक्शन के तौर पे एक जनरल और ओपन इलेक्शन। हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि साइकेट्रिस्ट के वेलफेयर के लिए और साथ साथ मेंटल हेल्थ की प्रमोशन के लिए काम करने हैं। साइकेट्रिस्ट के हवाले से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी जॉब और उनकी सर्विसेज के लिए जहां भी कोई इश्यूज आते हैं, और गवर्नमेंट के पॉलिसी के हवाले से जहां भी साइकेट्रिस्ट के हवाले से कोई इशू आते हैं उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करते रहते हैं। और अगर आप देखा जाए फिर दूसरी तरफ से मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ के मैंने पहले बताया कि जो 5 पिलर्स हैं कि पाकिस्तान भर में मेंटल हेल्थ के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर उसकी सर्विसेज हो, तो उसके लिए हम एक अपनी मेहनत करते हैं ताकि पूरे मुल्क में लोगों के दरवाजे तक मेंटल हेल्थ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये 600 जो नंबर है, ये सारे इसमें कितने परसेंट जो पाकिस्तान में साइकाट्रिस्ट है, वो कितने परसेंट आपकी सोसाइटी का हिस्सा है आपके सिस्टम का? अगर मैं ये समझ लूं कि मोर देन 98% है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त साइकेट्रिस्ट जो है ना वो 600 प्लस है। तो जो भी लॉ होने के बराबर है लगता 25 करोड़ ऑलमोस्ट पॉपुलेशन में टोटल 600-700 का जो नंबर है साइकाट्री के जो इशूज है, जो मुझे याद पड़ता है 4-5 साल पहले आपकी सिस्टम का डेटा था कि पाकिस्तान में मेंटल इलनेस के 2.25 करोड़ के करीब लोग हैं। हाँ, ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें देखो हम तो आपको वही डेटा बता रहे हैं जो कि अवेलेबल है, ये जिसको आप और मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक्सटेंड कर ले। इसके लिए जब पाकिस्तान में जितने भी तालीमी इदारे हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल को, मैं साइकेट्रिस्ट की बात करूं, जो इस वक्त रजिस्टर्ड है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ, वो 600 प्लस है। तो आप ये क्या लिखते हैं कि ये बहुत खौफनाक सिचुएशन नहीं है जो मेंटल में है या अस्पताल में है? असल में ये कि जब मैं आपको एक दफा ये पूरा डेटा सामने रखता तो उसके बाद आपको आसानी होती मुख्तलिफ, इसलिए थोड़ा से, क्योंकि इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स मैं डेटा दे रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अवेलेबल है साइकेट्रिस्ट वो 600 प्लस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर आप देख लें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक हो, वो लगभग जो 150 मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं दोनों सेक्टर में, चाहे वो आर्मी सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी, इवन यहां तक के लोगों की जो सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक है उसके अलावा जो मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो इन पेशेंट फैसिलिटीज या दूसरे देते हैं, ये आपको दूसरा डेटा जो ना मैंने आपको वो दे दिया। तीसरा ये कि जी इस वक्त जितने भी इक्विपमेंट्स है या जो जरूरत है टीचिंग टूल्स वो इक्वलाइज हैं, क्योंकि साइकेट्री में टीचिंग टूल्स वगैरह बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी जो इस वक्त अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में अवेलेबल है जहां पे टीचिंग होती है। यानी अगर आप 150 इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अवेलेबल रिसोर्स है उनमें से निकाल दे तो ये ज्यादा रह जाते हैं 50 या 60 के लगभग, जिसमें आपके साथ टीचिंग टूल्स जो है ना वो अवेलेबल है और उनके साथ इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज भी। अब अगर आप दूसरी तरफ आ जाएंगे जी इस वक्त इसमें ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की जो नर्सिंग है वो न होने के बराबर है, और यहाँ पर जितनी भी काउंसलर है वो न होने के बराबर है, और पाकिस्तान के इदारों में जब आप देख लें कि जो ऑक्यूपेशनिस्ट है वो न होने के बराबर है, यानी बहुत ही डिफिशिएंट है, चाहे वो साइकेट्री हो चाहे वो एडिक्शनोलॉजी हो।
اور چاہے اسپیشلٹی ہو، چائلڈ سائکیٹری ہو، فورینسک سائکیٹری ہو، لیزیاں سائکیٹری ہو، جیریٹک سائکیٹری ہو، اس میں یہ سارے لوگ اتنی یہی ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کو دے دیا. بمشکل آپ کو پاکستان میں کہیں بھی چائلڈ سائکیٹری کے صرف 2 یونٹ ہے اس وقت، ایک آغا خان میں جو بہت ہی چھوٹا ہے، ایک لاہور میں جو کہ نارملی فنکشن کرتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ ان ایڈیشن جو ایڈلٹ سائکیٹری ہے اسی کے اندر وہ کام کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ جی اس وقت یہ والا ڈیٹا ہے آپ کی آبادی کتنی ہے، آبادی جو ہے اگر اس وقت سرکار والی آبادی کو اس وقت اگر ہم سمجھ لیں کہ پاکستان بھر میں جتنا آبادی ہے، یعنی اگر مور دین 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں 600 آپ کو سائیکیٹرسٹ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جائے جو کہ سائیکالوجسٹ کے اگر میں دیکھ لوں اگر وہاں صرف سائیکالوجسٹ ہے، صرف سائیکالوجسٹ اگر وہ جتنی بھی ہوں مثال 3000 ہو 4000 ہو، لیکن انہیں کلینکل سائیکالوجسٹ بمشکل آپ کو 400-500 ملے گی. اور ان کی بھی لائسنسنگ کا کوئی وجود نہیں ہے. میں آ رہا ہوں پھر کیونکہ آپ کو ڈیٹا دیتا جا رہا ہوں. اگر ان میں سے ان لوگوں کو جو آپ لے لیں جو کہ 40-50 یا 100 لوگ یا 200 لوگ جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ، پھر ان کو بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ لیول تک انہوں نے ایم ایس سی لیول تک کی ہے یا پوسٹ گریجویشن کی ہے، جیسے مثال انہوں نے ایم ایس کیا ہو، ڈی ایم ایس کیا ہو یا انہوں نے ایم فل. تو اب یہ کہ جی وہ لوگ جو ہے نا جو اس وقت کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت بڑی جو جمپ ہے 3-4 ہزار، ان میں سے کلینکل سائیکالوجسٹ بہت کم ہے 3-4 ہزار 100 میں سے جو ہے نا وہ انڈر گریجویٹ لوگ بھی ہیں اور ہائر ایجوکیٹ والے بھی ہیں. اب ان میں سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ کلینکل ہے. فرض کرے اگر وہ ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے وہ تو کلینکل، لیکن جنہوں نے کلینکل کام کیا وہ بھی اور بھی ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی رجسٹریشن کا ہے کہ وہ واقعی پریکٹس کرنے کا ان کے ساتھ لائسنس ہے یا نہیں. تو پاکستان میں ان کے ساتھ ابھی تک اس کے ساتھ لائسنس کی وجود نہیں تھا، اور ابھی پچھلے سال انہوں نے کلینکل سائیکالوجسٹ والی جو یہ جو آپ کے پاس جو آپ کی انسٹیٹیوشن ڈیٹا بتاتی ہے مینٹل النس کے 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ، یہ ابھی بھی اتنا ہے یا اس میں اور ایکسٹینڈ اور بڑھا ہے ڈیٹا؟ یہ دیکھو آپ سے یہ بات ہم یہ کرنا ہے کہ دنیا بھر میں جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ایک جیسا ہوتی ہے، صرف حالات کے مطابق سے کہیں پہ 10 سے لے کر 10% جو ہے وہ ویریشن ہوتی ہے. اس وقت بھی ہماری اور دنیا کی جو مینٹل النس کا جو انسیڈنس ہے وہ ایک جیسی ہے دنیا بھر. اگر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت 10 سے لے کر 15% جو ہے مینٹل النسز کی مختلف سیویریٹی کے مائلڈ ماڈریٹ اینڈ سویئر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں انلکلی کہ ہم کوئی سروے نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں کوئی سروے نہیں، ایک سروے 1-2 چل رہے ہیں لیکن وہ بھی پرائیویٹ لیول چلا رہے ہیں اور اس کی ریزلٹ ابھی تک باقاعدہ کسی ریسرچ یا کسی فورم پہ پریزنٹ نہیں ہوئے. چلیں اگر ہم انٹرنیشنل ڈیٹا کو لے لیں کہ جی 10 سے 15% جو سائیکیٹرک النسز ہے مختلف درجے کے مائلڈ ماڈریٹ اینڈ سویئر، اگر ان میں سے ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جغرافیکل سچویشن ہے، اکنامیکل پوزیشن پولیٹکس کا ہے، کرائم پلا اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو 5% جو ہے نا وہ دنیا سے تھوڑا سا انکریز ہوگا. تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہماری مینٹل النسز کی جو انسیڈنس ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے، جو پریویلنس ہے وہ ہم 5% زیادہ ہے. پریویلنس ہم 5% دنیا کے ڈیٹا سے زیادہ ہیں. اب اگر آپ ان کی تعداد کو لے لیں تو یہ ملینز میں بن جاتے ہیں سائیکیٹرک النسز کے. صرف آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ڈرگ ایڈکشن اس وقت پاکستان میں 2014 میں ایک اسٹڈی ہوا تھا WHO کا، انہوں نے کہا کہ 6 ملین یا کب کی تھی یہ 2014 میں WHO نے اپنے ایک اسٹڈی کی. اگر 2014 میں تو لہٰذا آج بھی ورس سچویشن ہے تو وہ 6 ملین کے بجائے جو ہے ہو سکتا ہے کہ لائک کرتا ہو 10 کے آس پاس یا 8 کے آس پاس. 10 ملین 8 ملین جو ہے نا صرف ڈرگ ایڈکشن ہے. اب سائیکیٹری جو دوسرے النسز ہے اس کو شامل کرے تو ایک ہیوج حجم بن جاتا ہے. میں کافی عرصے سے بات کہتا ہوں کہ اگر جو سیریل ڈیزیز ہے پاکستان میں اگر ان کو کلیکٹیولی دیکھا جائے تو یہ اراؤنڈ 50% پاپولیشن جو ہے نا بیمار ہے اس ملک میں. یہ ڈیٹا غلط ہوگا. 50% دنیا بھر میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس وقت جو ڈیٹا ہے دنیا بھر کا وہ 10 سے 15 بلکہ کئی دنیا میں 5 سے 10 تک ہے. تو ہم جو سارے ملا کر کہہ رہا ہوں یہ ہارٹ ڈیزیز ہے، شوگر
31% तो आपके मुल्क में शुगर आ गई है। मैं सब मिला के बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास इसका डेटा नहीं, ऐसा ना हो कि मैं हार्म लूं और वो गलत डेटा दे दूं, लेकिन जहाँ पर इतना हाई नंबर मेंटल इलनेस का हो, ड्रग एडिक्शन का हो, शुगर तो पैराक्लॉस का पूरा एक तरफ ले लिया, फिर जिगर भी है और किडनी भी है, सारा कुछ। तो आप समझते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन बीमार हो, वहाँ कोई इकोनॉमिकल कोई बड़ा कोई मैजिक हो सकता है या कोई बड़ी ग्रोथ हो सकती है? अब दो चीजें, ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के। मुसीबत ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ साइको सोशल जो इन्वायरमेंट है वो मेंटल इलनेसेस या दूसरी फिजिकल इलनेसेस की इंसिडेंस और प्रेवलेंस को बढ़ा रहा है और स्पीड भी बढ़ा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपके पास हैंडीकेप पॉपुलेशन आ जाए तो हैंडीकेप पॉपुलेशन जो है उन चीजों को और भी ज्यादा करता है, यानी साइको सोशल। तो आप सही फरमा रहे हैं कि ये दोनों वाइस वर्सा है, वो एक दूसरे को एग्जीजरेट कर रहे हैं। तो इसमें आपके ख्याल में रियासत की कोई अवेयरनेस है, या जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल है, मीडिया है, उन्हें अंदाजा है कि ये क्या होने जा रहा है? इस पर कोई डिस्कशन, कोई प्रेजेंटेड और मतलब कोई कलेक्टिव स्मार्ट नजर आता है? इसमें कोई शक नहीं कि जी पॉलिसी मेकर जो है उसके साथ होगी, लेकिन ये है कि इस वक्त जो मैं खुद समझता हूं, ये मेरे गुलाम रसूल की राय तक आ गए, वो इस तरह से कि हमारी इस वक्त सोसाइटी या पॉलिसी मेकर डिनाइल स्टेज में है। डिनाइल हम इसको जो कहते हैं कि जी उनको जिस तरह से वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन या कुछ नहीं है, लेकिन डिनाइल स्टेज ये है कि जब आपके घर में आग लग जाते हैं और आप डिनाइल स्टेज में होते हैं कि नहीं ये आग खुद बुझ जाएगा, ये आग खत्म हो जाएगा, ये प्लान हो जाएगा। तो यस, मैं कहता हूं कि इस वक्त हमारी जितनी भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी लोग जो है सर्विसेज वाले, वो डिनाइल स्टेज पे, अगर वो इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये बदतरीज जो है ना वो खतरनाक हद तक पहुंचेगा। आपके ख्याल में अगर आज ये डिनाइल खत्म हो जाए और एक पूरी अवेयरनेस आ जाए तो कितना बजट चाहिए और उसमें कौन सी स्टेप्स है जो लेकर एक कंट्रोलिंग उस पर चले जाए हम? क्योंकि ये ओपिनियन आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि मैं खुद इस बारे में एक्सपर्ट हूं ना। हेल्थ इकोनॉमिस्ट, जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि जी जब आपके मसले हैं और कितना सीवियरिटी, क्योंकि डेटा तो नहीं है पाकिस्तान में, तो किसी के साथ डेटा नहीं, इवन हाइपरटेंशन का डेटा नहीं, डायबिटीज का डेटा नहीं, ये तो लोग अपने अंदाजे से बात करते हैं कि कोई ऐसा मुझे और आपको नहीं बता सकता कि जी मैंने कोई पूरी पॉपुलेशन पे सर्वे की, जब इलेक्शन हो तो आप उससे पूछते कि आपके अंदर कौन कौन सी डिजीज है, वहां पे एक पॉइंट ये भी हो, जब मर्दमशुमारी हो तो घरों से पूछा जाता है कि कौन कौन सी बीमारी है, तो दिन एक डेटा आ जाता है नेशनल वाइज। इस वक्त मैं आपके सवाल को एड्रेस करूं, तो जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप डेटा उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं, या इकोनॉमिकल हेल्थ इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल हेल्थ जो है ना वो उस वक्त डेटा सही समराइज कर सकते हैं कि इतनी मुश्किल है, इतनी सीवियरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन रिसोर्स में, इक्विपमेंट्स में, प्लान वो सब। फिर वो कहते हैं कि जी इतनी सख्त इतनी बड़ी बजट चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बजट चाहिए, वो बहुत ज्यादा, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए। स्पेशली प्रिवेंशन पे तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा। जितने भी काम प्रिवेंशन पे हो रहा है ये इंटरनेशनल एनजीओ आपके लिए साथ करते हैं, इंटरनेशनल एनजीओ जो कि आपके हल्की फुल्की मुल्क की सतह पे किसी भी प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा। यानी हमारी हेल्थ पॉलिसी में जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में कोई ऐसा नहीं, प्रिवेंशन में कोई नहीं। जितनी भी आप देते हैं, कोई WHO चला रहे, कोई यूनिसेफ चला रहा है, कोई यूनिसार चला रहे हैं, वो लोग प्रोग्राम होते हैं। वो आपको मालूम है कि जी वो पूरे WHO जो एक मेंटल हेल्थ के लिए या डायबिटीज के लिए एक प्रोग्राम लगाता है, तो एक जिले के लिए 2 वर्कशॉप होते हैं। मतलब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या यूनाइटेड नेशन में कभी वार्न किया पाकिस्तान को संदेश है कि आप किस डिजास्टर का सामना करने जा रहे हैं? मैं गुज़श्ता जो मेरी सर्विस थी 30 ईयर्स का अपने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में, और मेरे ख्याल में मैंने तो ऐसा बलूचिस्तान के, यहाँ तक मैं बलूचिस्तान के अंदर काम करता हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा। प्रोग्राम जो है नेशनल एनजीओज जो है, इंटरनेशनल एनजीओज कहीं से बनाते हैं, वो जब ट्रिगर डाउन करते हैं तो आके हेल्थ को बताते हैं या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को बताते हैं या पाकिस्तान को बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो है बच्चों के डेथ बहुत हो रहे हैं, खवातीन के डेथ बहुत हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बढ़ता जा रहा है, प्लाना डिजीज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा ये
ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگ اس کو ایڈریس کریں. پھر وہ 4-5 ورکشاپیں ہوتی ہیں, آپ کو معلوم ہے, پھر ایک پورے پاکستان بلوچستان میں 12 ورکشاپ پر ایئر کے لیے لاتے ہیں. اب 12 ورکشاپ پورے بلوچستان کے لیے کسی ڈائبٹیز کے لیے کیا ہوگا؟ مطلب ایک تو حکومت ریاست ڈینائل میں ہے, آپ کے خیال میں جو یہاں پیشنٹ ہے ان کا کتنا بڑا پرسنٹیج ہے جو ڈینائل میں ہے, اور کتنے پرسنٹ ہیں جو ڈاکٹر سے خود کنسرن کرتے ہیں کہ وی ہیو اے سائیکی پرابلم؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک ڈیٹا پرانا بھی ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ناٹ مور دین 7%. جتنے بھی پیشنٹ ہے 7% لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جی میں اپنے کسی بھی مینٹل ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر ہے اس کے پاس چلا جاؤں. باقی 93% لوگ یہ تو ملا کے پاس جاتے ہیں, جادوگر کے پاس جاتے ہیں, حکیم کے پاس جاتے ہیں, ماں باپ سے علاج کرواتے ہیں. ٹریڈیشنل علاج جو کہ بہت پرانی اور فیل ہے انہی کو کرواتے ہیں. وہ حکیمی دوائیوں سے علاج کرتے ہیں, وہ جادو ٹونے والے سے علاج کرتے ہیں. تو وہ تو میرا یہ خیال ہے, اور یہ میں انشاءاللہ اس میں غلط بھی نہیں ہوگا اگر کوئی سروے ہو جائے تو بمشکل 10% سے تو کبھی آگے نہیں جا سکتا. ایون میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی کے اگر پروفیسروں سے بھی آپ اسٹڈی کر لیں, یونیورسٹی کے کالج اسٹوڈنٹ سے بھی فائر کر لیں, تو وہ بھی میرے خیال میں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بمشکل 10% سے زیادہ لوگ کسی مینٹل ہیلتھ پرووائڈر کے پاس دی جائے گا. اس میں آپ کازز کیا دیکھتے ہیں کہ اکنامک پرابلم زیادہ ہے یا سوشل پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو بڑا دخل ہے, یا ہماری جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہے, یا ریلیجیس سفوکیشن, ان میں سے کس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں کازز جو ہے نا وہ ہم اس حوالے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, جبکہ ایسی کتابی بات ہے جو بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل, ٹھیک ہے نا. یہ تین ایویڈنس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے ڈیزیز جو نا آپ کو بھی یقین ہے, مجھے بھی یقین ہے کہ وہ جینیٹیکلی آتے ہیں ماں باپ بہن بھائی سے, لیکن وہ اویئر نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ نے منج نے کبھی بھی کہیں بھی اگر ہم نے کسی بچی سے شادی کرنا ہے میرے بیٹے کا, ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے, آپ کے خاندان میں ڈپریشن ہے, آپ کے خاندان میں اسکیزوفرینیا ہے, یا آپ کے خاندان میں کوئی اور ہے. جب ہم نہیں پوچھتے ہیں تو ساری بیماریاں تو آتی ہیں خاندانوں میں. اگر کوئی پوچھے تو بیماری جو ہے وہ فلٹر ہوں گے. یہ تو ایون میں کہتا ہوں کہ تعلیم یافتہ ایون کراچی کے پوش ایریا میں بھی لوگ نہیں پوچھتے ہیں. پوش ہے, میں پی ایم شفا کراچی میں کام کر چکا ہوں, کوئی نہیں پوچھتے تھے کہ جی یا ان کے کلچر سے میں ہوں, یا میرے دوست ہیں, یا لوگ سے میرا رابطہ ہے, کوئی نہیں پوچھتے کہ جی آپ کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے, آپ کے خاندان میں ہائپرٹینشن ہے, آپ کے خاندان میں اسکیزوفرینیا ہے, یا آپ کے خاندان میں ڈپریشن ہے. نہیں پوچھتے ہیں یا کلچر ویلیوز ہے, یا ریلیجیس ویلیوز ہے, یا ہمارے یہاں ایک انہیبیشنز ہے, تو ہم نہیں پوچھتے. یہ تو ایک ڈاکٹر کا بیسک رول ہے. جیسے ویسٹرن ورلڈ میں جہاں میں رہتا ہوں, وہاں پر اگر آپ فرسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ 10 سے 12 پیجز دیتے ہیں, جس میں ایچ اینی سنگل آسپیکٹ آف لائف جو ہے, جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ آپ کے خاندان میں کس کو. آپ بہت خوبصورت دنیا کی بات کریں جہاں پہ ان چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں بھی چونکہ ایشوز آتے ہیں. اگر وہ وہاں ایشوز آتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کتنا برا حال ہوگا. یہاں پر تو کسی بھی ذرا بات کو کمپلیٹ کروں, یہاں پاکستان میں کسی پیشنٹ کا ریکارڈ نہیں ہوتا. پاکستان میں سوائے ایک ریکارڈ رکھتے ہیں آج کل, وہ بھی آغا خان والے رکھتے ہیں, لیکن اس بھی کنفیڈیشنلٹی آتی ہے. کوئی آپ کا ریکارڈ فرض کرے اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی کسی لڑکی سے, تو اس خاندان سے آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے, آپ کے خاندان میں شوگر ہے, یا آپ کی بچی میں کوئی مینٹل ایلنس, فزیکل ایلنس ہے. میں نے کہہ دیا کہ اس کے بہت اچھا. اب تو یہ ہوگی ایک جینیٹیکل چیز ہے. دوسرا پھر جو میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ سائیکولوجیکل چیزیں لے لیں کہ گھروں میں سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, میں ڈیزیز کی بات نہیں کرتا ہوں, سائیکولوجیکل ماں باپ کا, پیرنٹنگ کا, دوسرے چیزوں کا, لوگوں کی وائلنسز کا, لوگوں کی وکٹمائزیشن کا, یہ چیزیں جو ہے نا ریکارڈ پہ ہیں, نہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ایون میرے اور آپ کے گھروں میں بچے جو ہے نا وہ ابیوز ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی, فزیکلی. اور ہمیں کوئی بھی کسی کو معلوم نہیں کہ میرے ڈرائیور کا کیا رول ہے, میرے مالک کا کیا رول ہے, میرے کزن کا کیا رول ہے, میرے بچہ یا بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا یا نہیں ہوا. اور نہیں ہم لوگوں کو اس قدر سے ٹریننگ کرواتے ہیں, نہ ہمارے ریڈیو بول رہا ہے, نہ ہماری ٹی وی بول رہا ہے. پھر اس کے بعد جب آتے ہیں سوشل میں, تو سوشل میں بھی آپ یہاں پر تو یہ ہے کہ سوائے کراچی کے کچھ ایریا کے, اگر آپ لاہور کے کچھ ایریا کے, باقی تو یہ کہ ایک خاندان میں ایک آدمی کماتا ہے, 20 لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں, 20 لوگ کام نہیں کرتے ہیں, 20 لوگ وہ ڈسین ہوتے ہیں, ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتا, ان کی برین گروتھ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا, ان کی جو
साइको सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होता, ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, आपका पानी का क्या, यानी मुझे किसी दोस्त ने कहा कि अगर आप एक साफ पानी भी लोगों को अगर किसी शहरियों को दे दे और आप ये कमिटमेंट करें गवर्नमेंट कि मैंने साफ पानी सब लोगों तक पहुंचाना है, तो कहते हैं कि मोर देन 40% आपके बहुत सारे डिजीज कम हो जाएंगे। उसमें शुगर भी है, उसमें पेट की बीमारियां भी है, उसमें जिगर की बीमारी भी है, उसमें लंग्स की भी है, उसमें दांतों की भी है, उसके मुंह की भी है, उसमें साइनसाइटिस की भी है। अगर आपको सही पानी मिल जाए उसमें आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ है मेरे और आपके जो साफ पानी है वो कितने लोग पीते हैं, और जो साफ पानी के नाम से बेचा जा रहा है वो भी साफ है यानी वो भी एक क्वेश्चन है कि उनमें से कितना परसेंट। यहाँ पर जो कोई क्वेश्चन है, ये हुकूमत है या रियासत जो भी लोग चलाते हैं मैनेज करते हैं वो इसी आबादी से ताल्लुक रखते हैं, वो मैं और आप है, तो क्या हम इज्तिमाई बेहोशी का शिकार है? ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारा? ये क्या इस बिहेवियर को साइकिल किस तरह देखते हैं आप? हम ये समझते हैं कि जी एक हमारी एक कम्युनिटी यानी ज्वाइंट एक कम्युनिटी जो बिहेवियर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिस तरह से हम इकोनॉमिकली, जिस तरह से हम कल्चरली, जिस तरह से हम लोग रिलीजियसली डिटोरेशन की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह से जो हमारी कॉमन बिहेवियर है वो भी डिटोरेशन की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है या मेरा ये यकीन है कि जो इस वक्त जो वो लोग जो कि मेरे और आपके नसीब के फैसले करते हैं वो भी इसी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी इसी तरह डिटोरेट है। अब देखते हैं हमारे पॉलिटिकल का क्या हालत है, हमारी गवर्नेंस के क्या हालत है, हमारी इलेक्शंस के क्या हालत है, हमारी एजुकेशन इदारों का क्या हालत है। मेरे और आपके मोर देन 40% जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके लोग अपनी तनख्वाह के लिए रोडों पे बैठे हुए, बलूचिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो प्रोफेसर है वो रोडों पे बैठे हुए। इसी तरह यही हालात 2-3 साल बाद लाहौर का होगा, यही 2-3 साल बाद कराची का होगा, 2-3 साल बाद इस्लामाबाद का होगा। मतलब जब आप इसको साइकेट्री प्रॉब्लम को या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो कैसे कैटेगराइज करते हैं कि नौजवानों में किस तरह के प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या सिम्टम है, और जो फैमिली है? मैं दो चीजों के हवाले से बात करूंगा। एक होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज में डिसऑर्डर की बात नहीं करता हूँ, इलनेसेस की बात नहीं करता हूँ। अब इशू जब आप गिनना शुरू करें तो फैमिली से स्टार्ट करें। फैमिली में सारे डिटोरेशन है, फैमिली में नाराजगियां हैं, पेरेंटिंग स्किल हमारा सही नहीं है, हमारे एजुकेशन लेवल जो है ना वो सही नहीं है, हमारे एजुकेशन सही नहीं है, खुराक हमारा सही नहीं है, कपड़े जो है वो हमारे सही नहीं है, हमें अपनी जितनी बिहेवियर है वो उसके कंट्रोल के लिए कोई ऐसे इदारे नहीं जो कि बच्चों को एक मखसूस किस्म का बिहेवियर सिखाया जाए कि जी आपने रोड कैसे क्रॉस करना है, लोगों से कैसे बात करना है, सेहत का कैसे ख्याल करना है, जिस्म को कैसे बचाना है, मेंटल हेल्थ को कैसे बचाना है। अब मैं सिर्फ एक फैमिली की बात करता हूँ, अगर आप इसी तरह इंस्टीट्यूट की बात करें, आप रोड पे जाएं, आप जहां भी ये तमाम चीजें जो है ना वो इस वक्त मैं मायूसी में बनाना चाहता हूँ। ये तो आप बहुत हाईली एजुकेटेड, ये तो बहुत हाईली एजुकेटेड बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक की उसमें कि नौजवानों में किस तरह का बिहेवियर देखते हैं, शादीशुदा लोगों के क्या प्रॉब्लम है, बूढ़ों के क्या प्रॉब्लम है। मैं आपकी तरफ अभी आने वाला था। एक मैंने कहा कि देखो दो चीजें आपने इशू बराबर रखना है, एक प्रॉब्लम्स इशू होते हैं, एक इलनेसेस होते हैं, ये दोनों अलग चीजें, दोनों अलग। एक साइकोलॉजिकल फर्क है, यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, शादियां जो है वो टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, इकोनॉमिकल चीजें हो जाए, एग्रेसिव है, ड्रग सब्सटेंस एब्यूज ज्यादा है। और अभी तक मैं डिजीज की बात नहीं की, उसमें सुसाइडल एरिया जो है वो लोगों में सोशल उसकी वजह से, मैं साइकेट्रिक हवाले से नहीं करता हूँ। अगर आप ये चीजें तो ये तमाम चीजें वैसे। एजुकेशन कहाँ है, लोगों के पास पैसे कहाँ हैं, लोगों को जो इवोल्यूशन आप एक कौन का करते हैं, हमारी इवोल्यूशन नहीं, हम तो रिग्रेस इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम प्रोग्रेस इवोल्यूशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हम जो कल हमारे यहाँ जो डेथ रेशियो था वो आज से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हम खराब होते जा रहे हैं। डकैती जो पहले थी अब उससे ज्यादा हो गई क्योंकि हम खराब सिचुएशन, रोड एक्सीडेंट पहले से अब ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब खराब सिचुएशन है। फिर अगर आप चलते हैं कि जी इसको मेंटल इलनेसेस में इस वक्त एक जमाने में लोग नहीं होते थे, इसलिए कि जो आपकी साइको सोशल जो कंडीशन है वो आपकी मेंटल इलनेसेस को भी एक्सपोज कर रहा है या आपको प्रेसिपिटेट करता है। तो टॉप लोग जो है इस वक्त एंजाइटी, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वही है, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड अटेम्प्ट और डिप्रेशन,
बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, या तो वो उसे प्रेसिपिटेट और मेंटेन होते हैं साइको सोशल इश्यूज की वजह से, और दूसरा जो है उन लोगों के साथ वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो मैंने आपको बताया साइको सोशल इश्यूज भी वर्ष होते जा रहे हैं, और साथ साथ आपकी मेंटल इलनेसेस उनकी भी इंसिडेंस और प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। ये मतलब जो साइकियाट्री की मेडिसिन है वो यूएस वगैरह में वेस्टर्न वर्ल्ड में तो महंगी तस्वीर की जाती है। यहाँ क्या प्राइसिंग है, वो आम आदमी अगर जिसे अगर जो अवेयर है तो उसे प्रॉब्लम है वो आपको आके दिखाता है तो वो अफोर्ड कर सकता है दवाएं यहाँ प्राइस पर? नहीं, दवाइयां जो बहुत मुश्किल और महंगी होती जा रही। दूसरा ये दवाइयां आजकल ये मुश्किल हुआ कि अवेलेबिलिटी भी आजकल कमजोर होती जा रही। गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनी उनके दरमियान एक डिफरेंसेस बनते जा रहे हैं। डिफरेंस बन इसलिए कि टैक्सेस ज्यादा हो गए, मटेरियल जो रॉ मटेरियल कंपनी जो है वो बहुत मुश्किल से उनको पहुंच रहे हैं, और रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए, और मेरे और आपकी जो कस्टम की इश्यूज है वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तो और दवाई जो ना, अगर किसी दवाई की कीमत कम है तो वो मार्केटिंग में उन लोगों को अर्निंग नहीं होती, तो लिहाजा वो नहीं। तो आप तीन चीजें, दवाई अवेलेबिलिटी नहीं, एक मरीज को ये कभी अवेयरनेस नहीं है कि ये दवा कहानी है, कितनी कहानी, कहाँ तक कहानी, कैसे कहानी है। ये तो और मेरे और आपके जो जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स है वो भी बेचारे इतनी ओवरलोडेड हैं कि उनके पास सैकड़ों मरीज आते हैं, और वो उनके टाइम लिमिटेशन की वजह से वो सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाते, और या मजबूरी बन जाती, या इनके भी वो ऐसा ऐसा खराब होते जा रहे हैं। आपको नहीं जाना है तो मैं फिर जरूर सवाल कर लेता हूँ। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जैसे यूएस में अपना है, आई थिंक यू नो अबाउट इट, तो यूरोप में भी ऑर्गेनाइजेशन है, कभी इन लोगों से आपने रब्ता किया कि ये इज्तिमाई कलेक्टिव एफर्ट करें और हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव डाले कि ये क्या होने जा रहा है? इसलिए ये अभी स्टार्ट होने लगी है। मेरे अपने तजुर्बे में गुज़श्ता कुछ सालों से उन लोगों को और ये जो सोसाइटीज है उनके दरमियान आपको ये सुनकर बड़ी होगी कि अपना का अंदर जो एक और सोसाइटी अपना जो पाकिस्तान साइकेट्रिक एसोसिएशन है, इनके साथ हमारी पीपीएस का, उन्हीं का, और जो ब्रिटिश डॉक्टर्स हैं वहां पे, उनके दरमियान एक हम लोगों ने एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनाई है, और हमारे दरमियान थॉट्स एक्सचेंज होता है। लेकिन प्रैक्टिकल काम के लिए अभी तक हम एग्जीक्यूट नहीं कर चुके हैं कि जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, हम सर्विसेज में क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी डिस्कशन हो रही है, बहुत माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं पे लोगों की मदद होती है, लेकिन मैक्रो लेवल पे और लॉन्ग टर्म ऐसी कोई हमारी दरमियान रिलेशनशिप या हमारे टास्क या हमारे प्रोजेक्ट अभी तक एग्जीक्यूट ना हुए, ना उस पर बात हुई। मैं अपना की बात, अपना वाले जो ना वो आते हैं, इनका क्या रोल होता है कि वो आते हैं जब छुट्टियों के मौके पे आते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में जाके अपने जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, वो साइंटिफिक एक्टिविटी होती है। अदर देन दिस ट्रेनिंग प्लान इनमें अभी तक मुझे वीकनेस दिखाई दे रहे हैं, और उनके दरमियान ये चीजें अभी तक नहीं हुई। और मेरा ये मैसेज आप अपने वाले और अपने वाले को भी बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलर हमारे और उनके दरमियान जो है ना ऐसी प्रोजेक्ट्स नहीं है जिससे मेरे और आपके सोसाइटी को फायदा पहुंचे या इंस्टीट्यूट्स को फायदा पहुंचे। मतलब एक सवाल है जो मैं सबसे करता हूँ कि जब ये मुल्क पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त एक बड़ी आर्गुमेंट था, बहस थी विद इन मुस्लिम कम्युनिटी यूनाइटेड इंडिया। तो मुसलमानों की ना सियासी तरबियत है, ना इन्हें इंतजाम चलाना आता है, ना इन्हें मईशत का कुछ पता है, ये मुल्क कैसे चलाएंगे जो आज 70 साल के बाद नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर पानी मिल जाए 40% डिजीज खत्म हो जाए, तो आप समझते हैं कि तजर्बा मुकम्मल नाकाम होता हुआ नजर आता है और इसका कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये एक सियासी क्वेश्चन है जो कि सियासतदान से होना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी सोसाइटी के इंसान हूँ। हर बंदा जो है ना अपनी जगह पे सियासतदान भी है, लेकिन वो अपनी एक उस यूनिट तक। देखिए, आपका सवाल भी है और आपके सवाल में जवाब भी है। आपका पहला सवाल ये था कि जी हमें ये कहा गया था कि जी तुम्हारे से हो, लेकिन अब बाद में आपने बताया कि जी हमने 70 साल में ये रिजल्ट भी दिया, तो मैं भी ये समझता हूँ जो आप फरमा रहे हैं। साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे गाये बजाय बात होती रहेगी, मैं आपको बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह हाफिज।